स्विंग क्या है? एक पेंडुलम ही है ना, देखा जाए तो। यस सर। हाँ या ना? कोई दिक्कत है इसमें? स्विंग इज अ पेंडुलम, जिसमें आप खुद बॉब बने हुए हो, है ना? समझ में आई बात? स्विंग इज अगेन अ पेंडुलम। तो उसको ये कोई नया एग्जांपल नहीं हुआ। कोई और एग्जांपल? लेकिन हाँ, अगर आप स्विंग बोलते हो तो लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि जो चीजें हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे फिजिक्स में की किताबों में नहीं होती और रियल लाइफ में भी होती है। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं। स्विंग उनमें से एक एग्जाम्पल है जो आप पेंडुलम जिसको आप पेंडुलम से रिलेट कर सकते हो, है ना? झूले पे झूलते हो सब लोग कि नहीं झूलते हो? यस सर। यस सर। अभी भी कोविड में भी? नो नो सर। सर। अभी तो अभी घर के अंदर बंद रहना है ना? चलो, तो पेंडुलम हो गया जिसमें आप स्विंग भी क्लासिफाई कर सकते हो। और कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है? अपने से सोच के बताओ कोई ऑसिलेशन का एग्जांपल। रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ। Revolution of Earth is not an example of oscillation. It is an example of periodic motion, but it is not an example of oscillation. क्यों? सोचिए। ये मान लेते हैं अपना सन है, ठीक है? सन के राउंड मान लेते हैं अपना अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रहा है। ये छोटा सा अर्थ है अपना, अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ये अर्थ ऐसे गोल 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 घूम रहा है, इस पूरे सर्कल में कौन सी पोजीशन मीन पोजीशन है और कौन सी पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन है? क्या आप बता सकते हो? नहीं ना? नो सर। इसलिए ये ऑसिलेशन नहीं है। मैंने कहा था ना, ऑसिलेशन में बहुत जरूरी है एक टर्म, क्या? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन एग्जैक्टली पता है क्या होता है? चलो ठीक है, इस बारे में थोड़ी देर बाद बात करूंगा मैं। दूसरा एग्जांपल हो सकता है बॉब, सर बॉब नहीं, ब्लॉक अटैच्ड विथ स्प्रिंग। स्प्रिंग जानते हो सब लोग? स्प्रिंग तो जानते हो ना, सबके पेन में होता है ना स्प्रिंग। क्या होता है इसमें? यस देखो, सर। मान लेते हैं ये हमारे पास एक बहुत ही चिकना सरफेस है जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। ऐसा हमने अज्यूम किया कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये एक दीवार है। हमने क्या किया, एक दीवार से एक स्प्रिंग को जोड़ दिया। ठीक है बेटा? ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ है, मतलब आप एक देखो, आप स्प्रिंग के बारे में सोचो थोड़ा ज्यादा। तो आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ना ही नहीं, शायद कुछ भी नहीं पढ़ना स्प्रिंग के बारे में, बट क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आप लोगों को। एक स्प्रिंग के बारे में सोचो। स्प्रिंग ऐसी ढीठ चीज है, ऐसी ढीठ वस्तु है जो क्या कर, ढीठ समझते हो ना? हाँ, ढीठ समझते हो? नहीं समझते? ढीठ का मतलब होता है स्टबर्न, ठीक है? ऐसा ढीठ वस्तु है, ऐसा स्टबर्न ऑब्जेक्ट है जो कि बोलता है मैं एक पर्टिकुलर लेंथ का हूं, मुझे उसी लेंथ का रहना है। मतलब अगर आप एक स्प्रिंग को बस रख दोगे अपने पेपर टेबल पे, तो उसकी एक पर्टिकुलर लेंथ होगी कि नहीं होगी? यस सर। हाँ होगी ना? सर। यस सर। अब क्या होता है, आप उस स्प्रिंग को अगर दबाओगे तो वो वापस से बड़ा होना चाहेगा, यस सर। और अगर आप उसे खींचोगे तो वो फिर से छोटा होना चाहेगा। यही करता है ना स्प्रिंग। यस सर। मतलब उसको ना तो बड़ा होना पसंद है ना छोटा होना पसंद है ना? वो एक नालायक किस्म का प्राणी है जो अपनी एक पर्टिकुलर लेंथ पर ही रहना चाहता है। तो उस लेंथ को हम कहते हैं नेचुरल लेंथ। मान लेता हूं ये एल नॉट है। नेचुरल लेंथ क्या है? एल नॉट। एल नॉट आपका हो गया नेचुरल लेंथ। अब हमने क्या किया, इस स्प्रिंग के साथ एक बॉब को, एक ब्लॉक को ऐसे लगा दिया। ठीक, कोई दिक्कत? नो सर। आप नो मुझे सर। बताओ, आप मुझे बताओ, अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे कैसे छोड़ दूं तो ये ब्लॉक राइट में जाएगा कि लेफ्ट जाएगा? स्प्रिंग इसको किधर धक्का लगाएगा कि मेन खींचेगा? पोजीशन सर, मेन पोजीशन। अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, स्प्रिंग इसको किसी भी डायरेक्शन में धक्का नहीं लगाएगा। हाँ या ना?
Yes, sir. Yes, sir. मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया बेटा कि ये जो ब्लॉक है ये अपनी पोजीशन में आराम से पड़ा हुआ रह सकता है। इस पोजीशन में ध्यान दीजिएगा बेटा, इस पोजीशन में इस ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा। अगर फोर्स लग रहे हैं तो फोर्सेस बैलेंस्ड है ना, तभी तो रुका अपनी जगह पे पड़ा हुआ है ये। ऐसी पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या होती है मीन पोजीशन की? वो पोजीशन जहां पर ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगता। ठीक है बेटा। अब सोचो मैं इस ब्लॉक को खींच के आगे ले गया, ब्लॉक को मैंने खींच के आगे ले गया, ब्लॉक यहां पहुंच गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या स्प्रिंग इसको वहीं छोड़ देगा या वापस खींच के यहाँ लाएगा मीन पोजीशन तक? सर खींच के लाएगा। सर खींच के ले आएगा। खींच के ले आएगा, मतलब इस पे फोर्स किधर लगा? मीन की पोजीशन की तरफ लगा कि नहीं लगा? यस सर। लगा ना? Yes, sir. ओके। यस सर। अब क्या होगा सोचो, इस फोर्स की वजह से ये ब्लॉक मीन पोजीशन की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं? यस सर। Yes, sir. आते आते कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इसके पास, कुछ स्पीड आ जाएगी इसके पास। Yes, sir. यस सर। अब अगर जो स्पीड आ गई, उस स्पीड की वजह से ये मीन पोजीशन पे रुकने की बजाय आगे निकल जाएगा, Yes, sir. यस सर। आगे निकल के पहुंच जाएगा, मान लेते हैं यहां पर। तो स्प्रिंग पहले इतना लंबा था, अब इतना छोटा हो गया। क्या स्प्रिंग को छोटा रहना पसंद है? नहीं, sir. सर। तो क्या स्प्रिंग इसे वापस धक्का लगाएगा? Yes, sir. यस तो सर। तो फिर से धक्का लगा के स्प्रिंग क्या करेगा? इसको मीन पोजीशन की तरफ ढकेल देगा, है ना? यस सर। तो क्या होगा? ये अगर मैं यहां से छोड़ूं तो ये ब्लॉक जो है ये इधर मीन तक गया, मीन से एक्सट्रीम पे गया, एक्सट्रीम से फिर मीन पे गया, मीन से फिर एक्सट्रीम पे गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये क्या हो गया? एक ऑसिलेशन हो गया, है ना? यस सर। समझ में आई Yes, बात? यस सर। यस सर। ऑसिलेशन का मीनिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। Yes, sir. यस सर। मीन पोजीशन का मीनिंग समझ में आया? मीन पोजीशन वो पोजीशन है जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, जहां पे ऑब्जेक्ट चुपचाप रेस्ट पे रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो बॉब वाला केस था, सोचिए पेंडुलम वाले केस में सोचिए, ये जो बॉब है अगर मैं इसको सिर्फ मीन पोजीशन पे छोड़ दूंगा तो क्या ये ऐसे कैसे पड़ा रहेगा या हिलने लगेगा अपने आप? मैं बस एक रस्सी मैंने ऊपर छत से टांगी, उस रस्सी से नीचे एक बॉब अटैच कर दिया और बस छोड़ दिया, मतलब हिलाया डुलाया नहीं, बस यहीं पे मीन पोजीशन पे छोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए कि ये ऐसे ही पड़ा रहेगा या अपने आप हिलने लगेगा? पड़ा रहेगा। पड़ा रहेगा ना? पड़ा रहेगा। पड़ा रहेगा मतलब क्या? इसके ऊपर नेट फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये क्या हो गया? मीन पोजीशन हो गया। मीन पोजीशन कौन सी पोजीशन होती है? जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. और ऑसिलेशन कब होता है बता दूं आपको ये भी चीज? ऑसिलेशन होने के लिए कंडीशन पता है क्या होती है? बता दें? उससे पहले Yes, काम sir. करो, उससे पहले काम करो, इसको थोड़ा कॉपी कर लो। Sir, कर लिए। सर डन। सब लोगों ने कर लिया? यस सर। आगे बढ़ रहा हूँ फिर मैं। Yes, sir. ओके बेटा, अगर किसी ने नहीं किया तो मेरे को मैसेज वगैरह कर दिया करो, ठीक है? सोचा मत करो। और एक बात मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगली क्लास से ध्यान रखना, प्लीज मुझे याद दिला देना कि सर रिकॉर्डिंग करनी है आज, फिर पहले 5 मिनट या 7 मिनट की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, ठीक है? मुझे लेट याद आया, तो Okay, प्लीज sir. कोई 2-4 लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि मुझे रिमाइंड करा दोगे, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दीजिए अगर नहीं किया है तो, ठीक है बेटा? ओके, ओके सर। तो क्या कह रहा था मैं? बॉब, हाँ। देखो अब मैं थोड़ा सा एकदम ही आउट ऑफ सिलेबस जा रहा हूँ आपके, ये बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है, ये तो 11th क्लास के बच्चे भी ठीक से नहीं समझ पाते कई बार। कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे, इसके लिए हमारे सिस्टम के पास दो कंडीशंस होनी चाहिए, दो कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है।
पहली कंडीशन जो हमारे सिस्टम को फॉलो करनी है वो ये है कि देयर मस्ट बी अ मीन पोजीशन, कोई मीन पोजीशन होनी चाहिए। मीन पोजीशन का एक और नाम होता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब वो पॉइंट जहां पे नेट फोर्स नहीं लग रहा। ठीक है, समझ में आई बात? मीन पोजीशन का एक और नाम क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। दूसरा जो पॉइंट है उसका नाम है, दूसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए उसका नाम है रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स भी जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे पार्टिकल या ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करे तो। कहने का मतलब समझिए, रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या हुआ। ये मान लेते हैं हमारा जो ब्लॉक था उसकी मीन पोजीशन है ना, जो हमारा स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम था ये उसकी मीन पोजीशन है। जब ये ब्लॉक मीन पोजीशन से राइट की तरफ गया, यहां पहुंच गया लेट से, तो स्प्रिंग एक्सटेंड हुआ था, स्प्रिंग ने इस पे फोर्स इधर लगाया था, है ना। Yes, sir. और जब ये इधर चला गया था तो फोर्स किधर लग रहा था? इधर लग रहा था। Yes, sir. समझ में आई बात? इसका Yes, Yes, sir. sir. इसका क्या मतलब है कि जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स जो है वो मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड है। अगर फोर्स मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगा तभी आपका ऑसिलेशन हो पाएगा। अगर फोर्स मान लो अवे होता तो ये ब्लॉक आगे जाने के बाद वापस आता क्या? बात समझो, जब ब्लॉक राइट में गया तो उसको वापस लेफ्ट में कौन लेके आया? यही वाला फोर्स ना जो स्प्रिंग ने लगाया था, Yes, sir. है ना। अगर स्प्रिंग बोलती नहीं तो स्प्रिंग अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था तो क्या ये ब्लॉक वापस आता? No, sir. तो No, दो sir. कंडीशन कौन कौन सी फॉलो करनी पड़ जा रही है हमारे सिस्टम को? एक तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए, दूसरा जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होना चाहिए या मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए। जो फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होता है उसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। मतलब वो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। समझ में आया बेटा? Yes, sir. वो क्या करता है? इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। तो हमें ऐसा फोर्स चाहिए जो इक्विलिब्रियम को रीस्टोर करने की कोशिश करे। ठीक है बेटा? ओके, तो मीन पोजीशन हो Okay, गया, sir. एक रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाई होंगी तभी ऑसिलेशन होगा, अदरवाइज ऑसिलेशन नहीं होगा। अगर ये रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है तो ऑसिलेशन जल्दी जल्दी होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। अगर रीस्टोरिंग फोर्स कम है तो ऑसिलेशन देर देर से होगा, फ्रीक्वेंसी Sir, ज्यादा। ये लिखे? क्या? हाँ लिखो, क्यों नहीं लिखोगे? Sir, हाँ बेटा। sir, can you give an example where only the main position is there and no restoring force? क्या क्या? Sir, can you give an example where only the main position is there and not this restoring force? हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। पहाड़ का टॉप, मान लो आपने यहाँ पे एक मार्बल रख दिया, है ना, बहुत ध्यान से बैलेंस करके रखा, तो यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे इसको अर्थ खींचेगा mg फोर्स से, Yes. और ऊपर ही पहाड़ की नॉर्मल फोर्स लगा देगा, फोर्स बाय माउंटेन। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। ये क्या हो गया? नेट फोर्स जीरो हो गया। ये कैसा पोजीशन हो गया? इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन अगर ये मार्बल यहाँ से लुढ़क के इधर चला गया तो क्या होगा ना, इसके ऊपर नेट फोर्स इधर लग जाएगा। इधर चला गया तो नेट फोर्स इधर लग जाएगा। इस केस में ये मार्बल वापस अपनी जगह पे जा रहा है क्या? No, sir. नहीं जा रहा ना, तो ये क्या हो गया? इसमें आपका जो इक्विलिब्रियम तो है पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। इसी के जैसा एक सिमिलर सर एग्जांपल ऑक्सीलेशन का एक एग्जांपल दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं ना बेटा। ये देखो खाई, ये खाई है,
खाई समझते हो? क्या बोलते हैं अंग्रेजी में यार? खाई को अंग्रेजी खाई समझते हो कि नहीं? Yes, sir. जो भी है, Yes, यहाँ sir. पर ये वाली पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है क्या? यहाँ पे अगर मार्बल को रख के छोड़ दोगे तो मार्बल चुपचाप पड़ा रहेगा अपनी जगह पे कि नहीं? पड़ा रहेगा। यहाँ पर नीचे अर्थ खींच रहा होगा mg से और ऊपर फोर्स लगा रहा होगा आपका ये माउंटेन, सॉरी खाई। अगर इस मार्बल को यहाँ रख दूंगा तो क्या होगा? इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो इधर लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। इधर रखूंगा तब भी नेट फोर्स इधर लगेगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो यहाँ पर अगर मैं इसको खिसका के छोड़ूंगा तो ये पार्टिकल ऐसे 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 मूव करता रहेगा। ये क्या हो गया? ऑसिलेशन हुआ कि नहीं हुआ? Yes. समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. इसका एक और जबरदस्त एग्जांपल भी है। इसका नहीं, इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स का थोड़ा इमेजिनेशन वाला एग्जांपल है, प्रैक्टिकली देखने वाला नहीं। ये अपना अर्थ है, मान लो हमने क्या किया? अर्थ के आर पार गड्ढा कर दिया, टनल खोद दिया अर्थ के आर पार। ठीक है, अर्थ का डायमीटर पता है कितना होता है? अर्थ का डायमीटर मालूम है किसी को कितना होता है? अर्थ का डायमीटर होता है 12,800 किलोमीटर। ठीक है, किलोग्राम नहीं, किलोमीटर, सॉरी। ठीक है, अर्थ के आर पर हमने टनल खोद दिया और यहां से एक ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया। क्या होगा? अर्थ के सेंटर की तरफ जाएगा, ये सेंटर को पार करेगा, यहाँ पहुंचेगा, फिर वापस आएगा और इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये भी एक एग्जांपल हो सकता है किसका? Yes, sir. ऑसिलेशन का। ठीक है, Sir, समझ में आई बात? हाँ बेटा। sir, there can be example सर ये तो where सच में नहीं हो सकता. बेटा सच में इतना लंबा टनल कैसे खोदोगे यार? 12,800 किलोमीटर का टनल, समझ रहे हो? अपना इंडिया की लेंथ पता है कितनी है? 3,000 किलोमीटर है। पूरे इंडिया की लेंथ के बराबर टनल खोद सकते हो आप? इसमें 5 इंडिया के बराबर टनल खोद जाएगी। Sir, हाँ बेटा। sir, can you give another example where this mean position is not there and this restoring force is there? मीन पोजीशन इज नॉट देयर एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज देयर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। रिस्टोरिंग फोर्स का तो डेफिनेशन यही है ना कि फोर्स शुड बी टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर मीन पोजीशन ही नहीं है तो फिर क्या है रिस्टोरिंग फोर्स? समझ में आया? Yes. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. Yes. Yes, ओके, sir. तो हम लोगों ने काफी चीजें देखी थोड़ी थोड़ी करके। अब एक ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. मेरे पास असली वाला भी रखा हुआ है बट मुझे मालूम नहीं कहाँ रखा हुआ है। सब तो एकदम आप लोगों के वीडियो बनाने के हिसाब से ना पूरा माई स्कूल तो हमको रीअरेंज करना पड़ा। आपको पता है, आप लोगों को मालूम है आपके जो इनिशियल वीडियोज आप लोगों को मिले थे वो कैसे मिले थे? पढ़ाई से अनरिलेटेड बात कर रहा हूँ, पर क्या हुआ था मालूम है? अनिल सर जो है ना, केमिस्ट्री वाले सर हैं आपके, अनिल सर, Yes, sir. वो आकर माई स्कूल में रुक गए थे 24 घंटे के लिए पहले लॉकडाउन में कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता, कोई बात नहीं माई स्कूल में रहूंगा, बच्चों को पढ़ाना जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? तो हार्डवर्क करने का एग्जाम्पल है वो, एक तरीके से, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. वो फुल टाइम वो फुल टाइम Yes, 24 sir. घंटे माई स्कूल में रुके हुए थे फर्स्ट लॉकडाउन में, क्योंकि उस वक्त घर से ऑफिस आना अलाउड नहीं था हम लोगों को। ठीक है, सर 24 घंटे. 24 घंटे यहाँ से घर कैसे जाते, घर से यहाँ कैसे आते बताओ? सारे इक्विपमेंट्स यहीं थे। फिर 2 दिन आके मैं भी रहा, 3 दिन मैंने बोला यार ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी दोनों की, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं था। तो एक दिन सवेरे सवेरे हम लोग सारा सामान उठाकर अनिल सर के घर पे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वो वहां पे इंटरनेट नहीं था तो हमें वापस यहाँ आना पड़ा, और इंटरनेट यहाँ का भी बार बार खराब चल रहा था तो हमें यहाँ पे 3 कनेक्शन लेने पड़े इंटरनेट के। ठीक है, इस वजह से आप लोगों के वीडियो थोड़े डिले हुए, बट आई होप अभी भी अब तो आप लोगों का सिलेबस सही जा रहा है ना, तो टेंशन नहीं होनी चाहिए Yes, लोगों को। Yes, Yes, sir. sir.
तो ये सब हुआ है लॉकडाउन में। ठीक है, और इसी चक्कर में क्या हुआ ना, बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स अनिल सर के घर पे छूट गए हैं। मेरे ख्याल से ट्यूनिंग फॉर्क भी उनके घर पे छूटा हुआ है। मैं यहाँ पे आपको अभी प्रैक्टिकली दिखा पाता वीडियो में, पर अभी दिखा नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, जब क्लासेस शुरू होंगी तब हम लोग देख लेंगे। ठीक है। सर सारे ट्यूशन खुल गए हैं। हाँ, सारे ट्यूशन खुल गए। अरे यार ये लोग ना सारे ट्यूशन खोल दिए उन लोगों ने इस टाइम पे, जब गवर्नमेंट ने मना कर रखा है तब भी। नहीं सर, सब जा रहे देख रहे। हाँ, यस सर, सर सब जा रहे हैं। ट्यूशन। आप लोग जा भी रहे हो? नहीं नहीं, दूसरे लोग जा रहे। यस सर, दूसरे। अच्छा, ठीक है बेटा, अब क्या कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते ना। मतलब लोग अगर गलत काम करेंगे इसका मतलब ये थोड़ी ना हम भी गलत काम करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? ट्यूनिंग फॉर। सर ट्यूनिंग फॉर्क। हाँ, ट्यूनिंग फॉर्क तो, हाँ ट्यूनिंग फॉर्क दिखाया था ना मैंने आप लोगों को। ये बताओ, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है ना, इसके ऊपर हमेशा एक फ्रीक्वेंसी लिखी रहती है। वो जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, जनरली कुछ 100 हर्ट्ज की होती है। हो सकता है 300 हर्ट्ज लिखा हो सकता है 400 हर्ट्ज लिखा हो सकता है 480 हर्ट्ज लिखा हो सकता है 420 हर्ट्ज लिखा हो सकता है 340 हर्ट्ज लिखा हो सकता है 240 हर्ट्ज लिखा हो। मतलब समझ रहे हो, सब 100 हर्ट्ज के आसपास आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, वहीं पर अगर आपका कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है इसके मुकाबले, उन चीजों को हम किलो हर्ट्ज, उन फ्रीक्वेंसीज को हम लोग किलो हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो लाइट जो है, लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली 10 टू पावर, एक सेकंड रुक जाओ, 3 × 8 / ns, हाँ 10 टू पावर 17 हर्ट्ज के आसपास होती है। 10 टू पावर 17 हर्ट्ज। 10 टू पावर 17 का मतलब समझते हो आप? यस सर। नहीं समझते हो? 17.0 हाँ, एक के बाद। एक के आगे 17 जीरो। मतलब आप समझो, अगर उसको मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो पता है कितना हो जाएगा? वो 1000 करोड़ करोड़, 1000 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ करोड़। ठीक है, दो बार कर। मतलब अपने किसी भी, मतलब सारी की सारी कंट्रीज ले लोगे ना अर्थ पे, जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सारी कंट्रीज का जो बजट ले लोगे उससे ज्यादा है वो। ठीक है, तो सारी कंट्रीज के पास इतना पैसा है ना, उससे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है हर्ट्ज में। तो अब इसलिए हम लोग हर बार जो फ्रीक्वेंसी है वो हर्ट्ज में मेजर नहीं करते। कई बार हम लोग किलो हर्ट्ज में, कई बार मेगा हर्ट्ज में, कई बार गीगा हर्ट्ज में, टेरा हर्ट्ज में। आप लोगों को ये टर्म पता है ना, किलो, मेगा, यस सर, किलो हर्ट्ज। पता है ना, उनसे भी यस मेजरमेंट सर। होती है। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, वो आप लोगों को सबको पता है, फिर भी एक बार बता दिया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच रिलेशन हम लोग देख चुके हैं, है ना। अच्छा, क्या होता है, इसको छोड़ो, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। अब क्या होता है ना बेटा, कि आपका अगर मैं ट्यूनिंग फॉर्क लूं, तो ट्यूनिंग फॉर्क में ये जो प्रॉन्ग्स हैं, ये वाला जो प्रॉन्ग्स हैं, ये ऑसिलेट कर रहे होते हैं, है ना। ये ऑसिलेट करेंगे तो मैं कहूंगा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट का, थोड़ी देर इधर हुआ फिर इधर हुआ, ये ऑसिलेट किया बेसिकली। तो हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में कुछ रिलेशन होगा ना। क्या होगा, मान लेते हैं इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव ले लिया, तो क्या होगा, पहले ये जो पॉइंट है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, थोड़ी देर बाद वापस जीरो पे आया, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में गया, फिर वापस जीरो पे आया, फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में आया, एंड सो ऑन। इसी को कहते हैं ना ऑसिलेशन।
Yes. तो इसका डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो दैट ग्राफ लुक्स समथिंग लाइक दिस. ठीक है, जो ग्राफ है ना ये कुछ ऐसा दिखेगा. डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, फिर जीरो हुआ, फिर घटा, निगेटिव चला गया, फिर जीरो हुआ, एंड सो ऑन. है ना? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है. थोड़ी देर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है. इस तरीके का होगा. इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट की एम्पलीट्यूड की मैंने आपको डेफिनेशन नहीं लिखाई थी. एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है मालूम है? एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है, कोई बताएगा? So the distance between the mean and the extreme. ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मीन एंड एक्सट्रीम बोल सकते हो, या फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड कहेंगे. है ना? तो देखो ये आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, इससे ज्यादा तो कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा. ये क्या हो गया आपका? एम्पलीट्यूड ए. उल्टी तरफ ये रहा आपका एम्पलीट्यूड ए. इस तरीके से आपका जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसके प्रॉन्ग्स ऑसिलेट करेंगे. ठीक है, समझ में आई बात? आया ना? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ओके बेटा. ठीक है, आप लोगों के सिलेबस में कुछ टेक्निकल नहीं है तो मैं भी टेक्निकल नहीं जा रहा हूँ. पहले बाद में कभी जाऊंगा टेक्निकल, अभी नहीं जाऊंगा. एक बार पहले नॉर्मल करा देता हूँ. ठीक है, अब इस फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड कुछ चीजें हमारे साउंड के साथ एसोसिएटेड होती है. ठीक है, समझ में आई बात? उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. देखो, कैरेक्टरिस्टिक साउंड के 3 होते हैं. क्या? पहला लाउडनेस, दूसरा पिच, और तीसरा होता है क्वालिटी, जिसके बारे में आपको ज्यादा जानने की भी जरूरत नहीं है. ठीक है, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी मैं हल्का फुल्का बता दूंगा, बट आपको ज्यादा जानने की जरूरत इसमें नहीं है. या हो सकता हो भी अभी डायरेक्टली नहीं लिखा हो, कहीं बाद में लिख दिया हो तो बता दूंगा मैं. ठीक है, जो भी है. ये जो 3 चीजें हैं ना साउंड की, इन 3 चीजों के बारे में हम अक्सर डे टू डे लाइफ में बात करते हैं. ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं यार साउंड बहुत तेज है, बहुत कम है, टीवी या साउंड कम आ रही है, इसको लाउडनेस बढ़ाओ. है ना? बोलते हैं कि नहीं बोलते? टीवी अगर धीरे, टीवी का साउंड अगर धीरे चल रहा है हम क्या बोलते हैं? लाउडनेस इंक्रीज करनी होगी, यही बोलते हैं. अगर नहीं बोलते तो आगे से आप बोल सकते हो. ठीक है, साउंड बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है? हम उसकी लाउडनेस बढ़ा रहे हैं साउंड की. ठीक ठीक, हाँ या ना? Yes, sir. साउंड, Yes, sir. Yes, साउंड sir. क्या बोलते हैं? साउंड लाउड है या फेंट है? साउंड लाउड है या फिर फेंट है? ये 2 वर्ड्स इसके लिए जनरल लाइफ में यूज होते हैं. हो सकता है आप यूज नहीं करते हो, आप अभी बच्चे हो, आपके आपके अभी तक आपको आप अभी तक वर्ड्स भी कम यूज करते हो ना दूसरे लोगों से. पर डे टू डे लाइफ में हम लोग साउंड के साथ 2 चीजें जोड़ते हैं. एक चीज जोड़ते हैं, क्या? लाउडनेस और फेंट. लाउड मतलब तेज आवाज है, फेंट मतलब बहुत धीरे आवाज है, सुनाई नहीं दे रहा ठीक से. ठीक, दूसरा चीज जो जोड़ते हैं साउंड के साथ वो है पिच. पिच का मतलब होता है, पिच कैसी चीज होती है? वो, अरे वो पतली आवाज और भारी आवाज होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज भारी है? और पतली आवाज जनरली लड़कियों की होती है या छोटे बच्चों की होती है. आजकल मेरा बच्चा बहुत चिल्लाता है, बहुत पतली आवाज है, कान में दर्द होता है उसको चिल्लाने से. क्यों? उसके क्या बोलते हैं? उसका पिच हाई है. क्या बोलते हैं? उसका पिच हाई है. ठीक है,
और जिसकी आवाज मोटी होती है जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज, उसकी पिच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ठीक, तो लाउडनेस में क्या क्या जो बोलते हैं, साउंड लाउड है या फिर फेंट है। पिच में दो होता है, हाई पिच, लो पिच, इसके लिए दूसरा नाम होता है श्रिल और ग्रेव। यहाँ पे मेरे को आप लोगों के बारे में नहीं मालूम, मैं थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज होता था अंग्रेजी में। रील और लिखा है ग्रेव, ग्रेव वो कब्र होती है ना, वो वाली ग्रेव। ठीक सर। है, देखो मेरे साथ हमेशा ही प्रॉब्लम रही है, बचपन से टर्म्स याद नहीं होते। ठीक है, टर्म्स याद नहीं होते। ये श्रिल और ग्रेव तो मेरे को अपने टाइम पे जीवन में याद नहीं होता, मतलब क्लास, जब मैं क्लास 8 में था मेरे को कभी याद नहीं होता, मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा खराब थी। तो मैं इन सब चीजों के लिए ना कुछ ट्रिक याद बना लेता था जिससे कि मुझे ये चीजें आसानी से याद हो जाए। तो हमारे सर ने हमें पढ़ाया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो साउंड होता है, उनका साउंड हाई पिच का होता है। किस कौन सा होता है, हाई पिच का होता है। हाई पिच को हम लोग श्रिल कहते हैं। और जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे वैसे हमारे जो साउंड है वो भारी होता जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन के साउंड का आवाज बहुत भारी है ना, वो जो भारी आवाज है उसको क्या बोलते हैं, ग्रेव बोलते हैं। ठीक है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कैसे याद रखूं कैसे याद रखूं। तो मैंने क्या देख किया था, ग्रेव का मतलब क्या होता है, कब्र। तो जो बूढ़ा आदमी है ना वो कब्र के पास में है, इसलिए उसकी आवाज ग्रेव है। ठीक है, याद हो जाएगा। याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सर समझे नहीं। यस अरे सर। बूढ़ जो Yes, जो sir. इंसान जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसके यार, जो बूढ़ा मतलब एज जो है उसकी हो जाती है, तो उसके डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं ना, मतलब बुढ़ापे में ज्यादा डेथ होती है ना लोगों की। तो वो कब्र के करीब है अपने। ठीक है, तो उसका जो साउंड है वो यस ग्रेव है। सर। उसका जो साउंड है वो ग्रेव है, जो भारी आवाज है उसको ग्रेव साउंड कहते हैं। खत्म कहानी। याद हो जाएगा। Yes. श्रिल का मतलब क्या होता है, वो साउंड जो आपको चुभती है। छोटे बच्चों की आवाज हो सकती है, बच्चों की आवाज श्रिल होने के पीछे ना बहुत बड़ा लॉजिक है। उसकी आवाज आपको चुभनी चाहिए ताकि अगर वो रोए तो आप उसको अटेंशन दो, नहीं तो बच्चा पता नहीं कहाँ चोट लगा लेगा, क्या कर लेगा, ध्यान नहीं देंगे पेरेंट्स। ठीक है, तो छोटे बच्चों की आवाज श्रिल होती है, लड़कियों की आवाज श्रिल होती है, लड़कों की आवाज थोड़ी सी ग्रेव होती है। लड़कों की आवाज थोड़ी भारी होती है ना, लड़कियों से पता चल जाता है ना, अब ये आवाज लड़की की आवाज लड़के की है। कैसे पता चलता है, श्रिलनेस से पता चलता है। ठीक है बेटा, लेकिन ये जो चीजें हैं लाउडनेस और पिच, इनको मेजर नहीं करते, इनके बारे में हम सिर्फ ऐसे ही बात करते हैं, ज्यादा लाउड कम लाउड मेजर नहीं कर सकते। इसलिए हमें इनको फिजिक्स में हम एग्जैक्टली इन चीजों को नहीं पढ़ पाते। ठीक है, लाउड और फेंट आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप लोगों ने जरूर ऐसा कभी न कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, और आपकी मम्मी बोल रही है अरे टीवी कितना तेज चला रखे हो, उसको कम करो, आवाज को कम करो। कभी हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है। यस सर। Yes, sir. हुआ Yes, है, sir. यस सर। अक्सर होता होगा, Sir. अक्सर होता है कि नहीं होता। यस सर। Yes, sir. तो सोचिए, जो साउंड आपको सही लग रहा है या आपको फेंट लग रहा होता है, आप बोलते हो मम्मी सही तो कर रखा है आवाज, इससे कम सुनोगे सुनाई नहीं देगा, है ना। तो जो साउंड आपको फेंट लग रहा है आपकी मम्मी को लाउड लग रहा है। तो अब मैं उसको कैसे पढ़ूं, ये साउंड लाउड है कि फेंट है, मैं फिजिक्स में कैसे पढ़ूं उसे, पढ़ना मुश्किल हो गया ना। मुश्किल हुआ कि नहीं हुआ। सर मीडियम। नहीं, ये मुश्किल हो गया पढ़ना। ठीक है, इसलिए हम ऐसी चीजों को फिजिक्स में पढ़ते ही नहीं जहाँ एम्बिग्यूटी हो। हम फिजिक्स में सिर्फ उन चीजों को पढ़ते हैं जिनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स में किसको पढ़ते हैं, सिर्फ उन चीजों को जिनको हम एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। एग्जैक्टली मेजर करने का मतलब, चाहे मैं मेजर करूं, चाहे आप मेजर करें, चाहे आपके पेरेंट्स मेजर करें, चाहे आपके दादा दादी मेजर करें, चाहे मेरे दादा दादी मेजर करें, चाहे जो मेजर कर ले दुनिया में, सबका आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, हम फिजिक्स में सिर्फ उन्हीं चीजों को मेजर करते हैं जिसको हम परफेक्टली मेजर कर पाए, ऑब्जेक्टिवली मेजर कर पाए। ये चीजें आपको जो पढ़ाई जा रही है, लाउडनेस और पिच, जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बताए जा रहे हैं, ये सब आपके नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, मेजरेबल क्वांटिटीज नहीं है। हम इनको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, ताकि आप जो फिजिक्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं, जिन क्वांटिटीज को हम पढ़ते हैं, उनको आप रियल लाइफ से रिलेट कर पाओ। ठीक है, तो रिलेट कैसे होगा,
रिलेट ऐसे होता है कि इफ एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस देन लाउडनेस इंक्रीजेस। समझ में आई बात? अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो साउंड ज्यादा लाउड होगा, साउंड ज्यादा तेज होगा। जो आप चिल्लाते हो जोर से तो एम्पलीट्यूड ज्यादा क्रिएट करते हो, ठीक है? सर क्या लिखे हैं इफ एम्पलीट्यूड? इफ एम्पलीट्यूड, अच्छा बेटा ऊपर एरो मतलब The direct proportion. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल रहा हूँ कि इफ ऊपर वाला एरो का मतलब इंक्रीमेंट, नीचे वाले एरो का मतलब डिक्रीज, मैं ऐसे यूज करता हूँ, ठीक है? समझ में आई बात? ओके सर। एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज करता है तो लाउडनेस इंक्रीज करेगी, ठीक? एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो लाउडनेस घटेगी, मतलब साउंड फेंट होता जाएगा, ठीक है? दूसरा पॉइंट, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस देन पिच, पिच क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पे पिच इंक्रीज करता है। हाई पिच का मतलब क्या हो गया? हाई पिच को कहते हैं श्रिल, Shrill. और लो पिच को क्या कहते हैं? ग्रेव, ठीक है? Grave. समझ में आई बात? Yes. Yes, sir. अगला है क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है ना, क्वालिटी बेसिकली उसको समझाना आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल है, बट फिर भी सुन लो। ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना, Yes, sir. ये ग्राफ जरूरी नहीं कि इतना ही स्मूथ हो, एकदम इसी तरीके का शेप हो। ग्राफ का शेप अलग अलग हो सकता है। कभी हो सकता है कोई साउंड जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट को जिस तरीके से वेरी कर रहा हो, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये जो Yes. डिस्प्लेसमेंट और टाइम के जो ग्राफ का जो शेप है, ये शेप क्वालिटी डिसाइड करता है, ठीक है? जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए शेप अलग अलग होता है। आप सोचिए, अगर कोई ऑर्केस्ट्रा बज रहा है, ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, ऑर्केस्ट्रा में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जा रहे हैं, कोई गिटार बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई झुंझुना बजा रहा है, आपको उन सबका साउंड अलग अलग सुनाई देता है कि नहीं देता? Yes, sir. Yes, Yes, sir. आप बस एक साउंड सुन के बता सकते हो ये पियानो का आवाज है, ये हारमोनियम का आवाज है, ये गिटार की आवाज है, ये क्या नाम है, ढोलक की आवाज है, Yes, sir. बता सकते हो Yes, सिर्फ sir. साउंड सुन के? Yes, sir. तो साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके कारण आप ये डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो? उसका नाम है क्वालिटी, ठीक है? क्वालिटी ये भी डिसाइड करती है कि आपका जो साउंड है वो म्यूजिक है या नॉइज है। समझ में आई बात? हाँ या ना? समझ में आया कि नहीं आया? क्वालिटी ये भी डिसाइड करता है कि जो साउंड है वो म्यूजिक है या शोर है, मतलब आपको साउंड अच्छा लगेगा कि खराब लगेगा। कहने का मतलब देखो, कोई गाना लेट से उदित नारायण का है या कोई और, तो राहत फतेह अली खान का या नुसरत फतेह अली खान का है, तो उसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ बनाऊं, कोई और अच्छा, अगर आपको कोई और पसंद, मान लो सोनू निगम का है, ये अच्छे वाले जो सिंगर्स हैं अगर वो गाना गाते हैं तो क्योंकि वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हुए हैं, बहुत अच्छी उनकी आवाज है, उनकी साउंड आपको सुनने में अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगेगी? क्योंकि उसका साउंड जो है बहुत ही स्मूथली ऊपर जाएगा, स्मूथली नीचे आएगा, फिर स्मूथली ऊपर जाएगा, फिर स्मूथली नीचे आएगा। आपको कानों को साउंड ये सूदिंग लगेगा, तो आपको लगेगा हाँ भाई बहुत अच्छा म्यूजिक चल रहा है, मजा आ रहा है। लेकिन अगर वही गाना मैं गा दूं, वही गाना अगर मैं गा दूं तो क्या होगा मालूम है? ये ग्राफ जो इतना अच्छा बना रहे थे ये लोग, मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है? समझ में आई सबका बात? गाना सुन. हाँ, मैं ऐसा गाना गाऊंगा कि मेरे साथ में राग से राग मिलाने के लिए बगल में भैंस गाने लग जाएगी, ठीक है? तो ये जो है शेप, ग्राफ का जो शेप है क्या डिसाइड करता है? क्वालिटी डिसाइड करता है, ठीक है? समझ में आई बात?
Yes, अब sir. आप बोलोगे Yes, सर सर तो क्वालिटी तो सर एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी हुई ना, नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? सोचिए, आप में से कितने लोग रॉक सुनते हो? रॉक रॉक सॉन्ग मतलब जो आजकल जो अंग्रेजी गाने सुनते हो ना, वो और वो वाले बहुत ज्यादा हाई हाई पिच के जो म्यूजिक यूज करते हैं, मेटालिक और ये सब मेटालिका वगैरह, कितने लोग सुनते हो? कोई नहीं सुनता? कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग शरीफ हो गए हो, बट मेरे बहुत सारे दोस्त सुनते हैं। लेकिन क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो उनको वो साउंड जो है वो म्यूजिक लग रहा है। बट अगर वही साउंड मैं हमारे दादा दादी नाना नानी को सुनाऊं तो उनको क्या लगेगा? प्योर नॉइज लगेगा कि नहीं लगेगा? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो वही चीज किसी के लिए म्यूजिक है, किसी के लिए नॉइज है। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? Yes, sir. No, sir. नहीं है भाई। अगर No, sir. फिजिकल क्वांटिटी सबके लिए सेम रहेगी, ठीक है? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. ओके बेटा, तो Yes. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड का बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को, है ना? पिच, मेनली आपको लाउडनेस और पिच पिच पे ध्यान रखना है। ये क्वालिटी आपको अभी तो नहीं देखना था, ठीक है? कोई दिक्कत है इसमें? Okay, sir. ठीक है बेटा, एक सेकंड रुको। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब हो गया। चलो बेटा ठीक है, फिर अगले जो टॉपिक्स हैं थोड़े बड़े बड़े हैं, तो अभी मैं 5 मिनट 7 मिनट में खत्म नहीं कर पाऊंगा उनको। तो इसलिए अगर आज जो मैंने पढ़ाया है उसमें कोई डाउट हो तो बता दो। अगली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है? अगली चैप्टर में शुरू कहाँ से करना है बता दूं आप लोगों को मैं? अगली क्लास में टाइप्स ऑफ साउंड शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? Types Types of Sound. sound. Types of sound. ठीक है? अगली क्लास में आपका ये चैप्टर का थ्योरी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इस पर देखेंगे उसकी अगली क्लास में। अगली 2 क्लासेस में ये चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? No, No, sir. 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 हाँ बेटा। Sir, फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के न्यूमेरिक प्रॉब्लम सर आप बोले थे कराएंगे। अच्छा, वो अभी तक नहीं हुए ना? तो एक काम करते हैं, No, No, sir. sir. नेक्स्ट क्लास में इसकी थ्योरी कर लेते हैं, उसके बाद फोर्स एंड प्रेशर के न्यूमेरिकल्स करा देंगे, ठीक है? Okay, Okay, sir. sir. एक बार जो चैप्टर Okay, शुरू हो गया sir. उसको खत्म करके करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि 3 चैप्टर के Okay, बाद तो हम sir. लोग आपके स्कूल के सिलेबस से बहुत आगे हो जाएंगे। टोटल तो आपके कितने हैं? फोर्स, फ्रिक्शन, साउंड, सम नेचुरल फिनोमेना, लाइट, 5 chapters. 5 ही हैं, है ना? तो कोई दिक्कत Yes, sir. नहीं। ठीक है बेटा, ठीक है, फिर अभी के लिए क्लास ओवर है। अगली क्लास में फिर से मिलेंगे। Thank you, sir. ओके, Thank you, Thank sir. you, sir. Bye, sir. Thank Good you, night. sir. बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड Good नाइट। night, sir. Thank you, Right, sir. sir. Bye, sir.